सभी को गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग अपना जो टेस्ट नंबर 8 है उसको सॉल्व करेंगे। और मालूम है कि ये सारा का सारा टेस्ट हम लोग 70th बीपीएससी को फोकस करके कर रहे हैं। साथ ही साथ जो आगामी यूपीएससी के एग्ज़ाम होंगे और अदर भी बहुत सारे एग्ज़ाम होंगे इसके लेवल के, अदर स्टेट के, वो भी बहुत सारे इसमें कवर हो जाएंगे। चाहे आपका यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो, छत्तीसगढ़ पीसीएस हो, झारखंड पीसीएस हो, राजस्थान पीसीएस हो, उत्तराखंड पीसीएस हो, जो भी इस तरह के स्टेट में पीसीएस के एग्जामिनेशंस होते हैं और उसमें जनरल स्टडीज पूछे जाते हैं, उनको हम सारा का सारा कवर करने की कोशिश करते हैं। इसके साथ ही यूपीएससी का अगर आप एग्जाम देने जाएंगे तो यूपीएससी में सिर्फ और सिर्फ सिविल सर्विसेज नहीं है, इसके साथ साथ असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर हो, सीडीएस का पेपर हो, डिफेंस में आपका एनडीए का पेपर हो, उसके बहुत सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे। तो ये इसके साथ साथ ईपीएफओ का एग्जाम होता है, आईईएस का, जो भी जहां भी जीएस जो है इंपॉर्टेंट होगा तो वहां पे ये सारे के सारे क्वेश्चंस काम आएंगे। तो फिलहाल हम लोग चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। और पहला हमारा प्रश्न है कि द इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 356। मालूम है कि हमारे भारत में राष्ट्रपति को जो इमरजेंसी पावर दिए गए हैं वो 3 है। पहला जो है दिया गया है 352 में, दूसरा जो है वो है आपका 356 में, और तीसरा जो है वो है 360 में। तो 3 ये इमरजेंसी पावर दिए गए हैं। अब ये कहां कहां से लिए गए हैं? तो जब भी इमरजेंसी पावर आता है तो आपके दिमाग में एक नाम आता है जर्मनी, और उसमें आ जाता है, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ लेंगे वाइमर रिपब्लिक। बट इसमें पूछा है आर्टिकल 356 के बारे में, राज्यों में राष्ट्रपति शासन के बारे में, ठीक है, जिसमें एक बहुत बड़ा विवाद हुआ था और एक केस भी आया था, एसआर मुंबई केस, जिसमें इस आर्टिकल के बारे में काफी डिस्कशन हुआ था। एसआर मुंबई उस समय जो है कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर थे और उन्होंने इससे प्रश्न चिन्ह उठाया था कि केंद्र सरकार इसका बहुत ही गलत मिसयूज कर सकती है। तो इसको जो है हमारे अंबेडकर साहब ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि इट्स अ डेड लेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कुछ फैक्ट्स रिलेटेड है आर्टिकल 356 से। तो ये याद रखिएगा कि पहला, जर्मनी के वाइमर रिपब्लिक के संविधान से तो बिल्कुल नहीं लिया गया है। इसमें लिया गया है आपका 352 कि जब हमारे यहाँ राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती है, नेशनल इमरजेंसी की घोषणा होती है, तो सारे फंडामेंटल राइट्स एक्सक्लूडिंग 20 एंड 21 सस्पेंड कर दिए जाते हैं। तो ये नहीं है। फिर अमेरिकी संविधान से तो बिल्कुल नहीं, इससे लिया गया है आपका 360, ठीक है, वित्तीय आपात जो आज तक कभी भारत में नहीं लगा है। और तीसरा है 1935 के भारत शासन अधिनियम से, तो बिल्कुल ये जो लिया गया है 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। और चौथा है कनाडा, तो इसे कोई मतलब नहीं। तो सही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। बहुत सारे लोग देख के बड़ा आसान लगता है, लेकिन जब आप सॉल्व करके पेपर तब सोल्यूशन देखेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, ये एकदम रिसेंट लेटेस्ट क्वेश्चन आपके लिए बनाया गया है। 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल में, जो भी हम लोग का इलेक्टोरल कॉलेज है ऑफ द प्रेसिडेंट, उसमें किसको किसको शामिल कर दिया गया? क्या कुछ चेंजेस हुए हैं या पहले वाला ही है? तो इसमें कुछ वर्ड्स हम लोगों ने चेंज किया है। बेसिकली ये सारी क्वेश्चंस मैं बैठ के बनाता हूं आप लोगों के लिए। दीज आर नॉट द कट कॉपी पेस्ट फ्रॉम एनी बुक, फ्रॉम एनी क्वेश्चन पेपर और एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट और एनी मटीरियल। दिस इज मेड बाई मी। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन एकदम आपको एकदम रिसेंट और नए बनेंगे। तो लिखा है इसमें 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद तो कौन कौन इलेक्टोरल कॉलेज में है? तो राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं, इसमें मनोनीत नहीं होते हैं। लोकसभा के सभी सदस्य, अक्सर आप लोगों ने सभी की जगह जो है निर्वाचित पढ़ रखा है, लेकिन क्या हुआ कि जब हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है 104, तो दो जो एंग्लो इंडियन के सीट्स थी, वो सारी की सारी सीट्स को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? कि जो 2011 का हमने जो है सेंसस देखा, तो सेंसस में इनकी संख्या लगभग 750-800 के आसपास ही थी। तो आगे इनके लिए फालतू 2 सीटें क्यों हम लोग बर्बाद करें? तो इसलिए ये हटा दिया गया। तो लेकिन तो इसलिए क्या है कि अब लोकसभा के सभी सदस्य इसमें शामिल हो गए हैं, विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य उसमें शामिल ही थे, और विधान परिषद तो कभी शामिल ही नहीं होता। लेकिन कई बार मैंने बच्चों से पूछा विधान परिषद क्यों नहीं शामिल होता, तो बच्चों के कमेंट्स होते हैं कि सर विधानसभा में ये होता है, वो होता है, ऐसे अप्रत्यक्ष चुने जाते हैं, प्रत्यक्ष चुने जाते हैं। ये कोई भी रीजन नहीं है। मेन रीजन क्या ये कि है कि भारत के कुछ ही राज्यों में विधान परिषद है, सभी राज्यों में नहीं है। इसलिए अगर इन 6 को परमिशन दे दिया जाएगा, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और जो है आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना,
तो इनकी जो है उसमें बहुमत जब होगा तो इनकी जो है वरीयता बढ़ जाएगी, तो ये जिसको चाहेंगे बना देंगे, इसलिए इनको हटा दिया गया है, इनको नहीं शामिल किया गया है। तो ये पहला भी सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही, तो सही आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ आए कि राज्यसभा में निम्न में से किस क्षेत्र के सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? फ्रॉम विच फील्ड आर द मेंबर्स नॉमिनेटेड इन राज्यसभा? अब राज्यसभा में मालूम है कि हम आर्टिकल जब 80 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो क्या करता है कि 12 सदस्यों को अलग अलग क्षेत्रों से मनोनीत करता है। वो कौन कौन से हैं? तो वो हैं आपके साहित्य, लिटरेचर, कला, आर्ट, विज्ञान, साइंस और समाज सेवा, सोशल साइंस, सोशल वर्क, इनसे जो है ये शामिल किए जाते हैं। अब साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा है, लेकिन अक्सर आप लोगों को देखे होंगे सचिन साहब आ गए, फिर आपने देखा होगा कि बहुत सारे हीरोइन लोग आ जाती हैं, फिर आपको लगता है बहुत सारे जर्नलिस्ट लोग आ जाते हैं, फिर बहुत सारे लोग शिक्षाविद आ जाते हैं। तो क्या ये सारे लोग शामिल हैं? तो नहीं, खेल भी नहीं शामिल है, फिल्म भी नहीं शामिल है, पत्रकारिता भी नहीं शामिल है, शिक्षा भी नहीं शामिल है। शामिल ये 4 चीजें हैं, तो इनमें से कोई नहीं। देखने में बहुत आसान लग रहा है प्रश्न, जब लेकिन सॉल्व करेंगे, पहले क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए। नेक्स्ट अगली क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि भारतीय संविधान से पहले मूल कर्तव्य किस लोकतांत्रिक देश के संविधान में वर्णित था? अब देखिए, जब ये प्रश्न सॉल्व करते हैं तो लगता है कि यार ये तो बड़ा आसान है, क्योंकि भारत ने जो है यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से जो है, मालूम है सभी को कि स्वर्ण सिंह रिपोर्ट, स्वर्ण सिंह समिति की जो रिपोर्ट थी, उस कमेटी की रिपोर्ट में हमारे यहाँ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया और उसमें जो है 1976 में 10 मूल कर्तव्य शामिल कर दिए गए। हमारे मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं था, तो हमने ये 10 मूल कर्तव्य कहां से लिए? तो कई बार डिस्कशन होता है कि यूएसआर से लिया कि जापान से लिया। अब यूएसआर से हमने नहीं लिया क्योंकि यूएसएसआर में मूल कर्तव्य है, लेकिन वहां कंपल्शन है, हमारे यहाँ कोई कंपल्शन नहीं है, इसलिए जापान भी दिखता है। तो आंसर दोनों सही हो जाते हैं, लेकिन हम लोग जो कर्तव्य की जो हमारी भावना है यहां से लिया गया है, लेकिन जो उसका नेचर है वो यहां से लिया गया, क्योंकि हम लोग के पहले सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा डेमोक्रेटिक कंट्री था जिसके कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में दिए गए थे, दैट इज जापान। और यहां पे हमने लिखा है लोकतांत्रिक देश, क्या लिखा है? डेमोक्रेटिक कंट्री। उस समय यूएसएसआर एक कम्युनिस्ट कंट्री था, डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा जापान। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हमारे भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य में निम्न में से कौन सा कर्तव्य वर्णित है? जब हम लोग देखते हैं तो क्या वोट देने का कर्तव्य है क्या? नहीं। प्रकृति संरक्षण का है? बिल्कुल है। ये जो 7वां मूल कर्तव्य है उसमें दिया गया फंडामेंटल ड्यूटीज में। कर देने का कर्तव्य है? नहीं। ये है सारी हमारी ड्यूटीज हैं, ये सारी की सारी हमारी ड्यूटीज हैं, बट इट इज नॉट मेंशन इन आवर फंडामेंटल ड्यूटीज। ये भी हमारी ड्यूटी है, हम तो हमारे तो बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं, इसमें राजनीति होती है, लेकिन ये जो है ये हमारे 7th जो हमारा 7th है उसमें ड्यूटीज इसमें दिया गया है, तो इसके हिसाब से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अभी मैं आपको डिस्कस करा था एसआर मुंबई केस 1994 में, तो मैंने कहा था कि इसमें जो है कुछ जजमेंट आए थे, तो इसमें कुल मिला के 9 जज थे। इनका संबंध किससे था? तो मैंने बताया था कि जो आर्टिकल 356 है जिसमें जो है गवर्नर रूल को हम जिसको कहते हैं प्रेसिडेंट रूल, वो लगाया जाता है, और मूल ढांचे में पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ा गया, और ये बेसिकली कर्नाटक के उस समय चीफ मिनिस्टर थे। ठीक है, तो इसलिए ये चारों के चारों ऑप्शन सही है, 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही और ये 4 सही, चारों सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न। निम्न में से किस राज्य की दूसरी भाषा तमिल थी जिसे 2010 में हटा दिया गया? जब हम लोग राज्यों के निर्माण के बारे में पढ़ते हैं तो 1966 में एक राज्य बना, दैट इज हरियाणा। अब हरियाणा जो बना वो हिमाचल प्रदेश, पंजाब से काट के बना था, और यहां पे लोग पंजाबी बोलते थे और ये अपने आप को पंजाबियों से अलग होना चाहते थे। आप चले जाएंगे तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश, ये 4 ऐसे स्टेट हैं जहां पे लोग पंजाबी बोलते हैं। तो ये अपने आप को पंजाबियों से अलग करना चाहते थे, इसलिए कहे पंजाबी तो नहीं रखेंगे, इसलिए इन्होंने अपनी जो लैंग्वेज को रख लिया तमिल। क्या रख लिया? तमिल। ठीक है, तो इसलिए तमिल इनकी सेकेंड लैंग्वेज बन गई, और बाद में 2010 में से क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये क्वेश्चंस भी आपको कहीं मिलेगा नहीं, सर्च कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है
कि निम्न संवैधानिक संशोधनों में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है। अभी मालूम है कि हमारा नया पार्लियामेंट बन गया और जो है हुआ है कि 2026 तक जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से और संशोधनों के हिसाब से कोई भी लोकसभा विधानसभा की सीट नहीं बढ़ेगी। तो कौन कौन से जो है संशोधन हुए हैं, तो 3 संशोधन हुए हैं। एक है 7, दूसरा है 14वां, तीसरा है 31वां, चौथा है 42वां और 5वां जो है वो है 84वां 84। ये 5 ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैं जिनका संबंध जो है लोकसभा के सदस्यों से। और ये लास्ट में 2 तो ये किया गया 42 और 84 में कि जो है 2026 तक एक भी सीट नहीं बढ़ेगी। और इसमें क्या किया गया था, इसमें किया गया कि जो हमारी सीटें होंगी वो 1971 के जो सेंसस है उसके हिसाब से होंगी। और इसमें क्या किया गया था कि 500 और 20 रखा गया था, बाद में इसमें 520 और ये 25 सीटें कर दी गई थी। तो इसका संबंध किससे हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7वां और 31वां। तो सही आंसर जो है इसका 8 का सी। चूंकि अभी 2026 वाली सारी चीजें चल रही हैं, आपका एग्जाम 2024 में होगा और इस पे बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं, इस पे जो है बहुत सारा काम होना शुरू हो गया, इसलिए प्रश्न आ सकता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत का सरकार का कानूनी नाम क्या है। अब भारत के नाम के लिए लेकर भी बहुत सारे प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। तो हमने बोला कि बोला गया है 1 में यूनियन ऑफ स्टेट्स, और यहां बात हो रही है आर्टिकल 300 की। तो जब भी भारत सरकार का जो कानूनी नाम है, जो कानून की किताब में लिखा रहता है, जब कोई केस होता है तो क्या लिखा जाता है, तो लिखा जाता है यूनियन ऑफ इंडिया। जो भी आप केस देखिएगा तो वहां लिखा होता है यूनियन ऑफ इंडिया, UOI। तो भारत का जो कानूनी नाम है, लीगल नेम है, ठीक है ना, तो लीगल नेम ऑफ द इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये तो है द यूनियन ऑफ इंडिया। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है। क्योंकि आप यूपीएससी, बीपीएससी और बाकी सारे स्टेट्स की तैयारी करते हैं, तो आपका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि आप प्रशासनिक अधिकारी बनाएं। अब इस प्रशासनिक अधिकारी में सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। तो वो होता है हमारे भारत का कैबिनेट सेक्रेटरी। क्या है ये, कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ द इंडिया। भारत के मंत्रिमंडलीय जो सचिव होते हैं वो सबसे बड़े IAS अधिकारी होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कुछ जो है नदियां दी गई हैं और फिर सामने जो है देश दिए गए हैं। तो पोटोमैक, आपको मालूम है कि पोटोमैक यूएस में ये नदी बहती है और इसी किनारे उसकी जो नई राजधानी है यूएसए की, दैट इज वॉशिंगटन DC, वो इसी नदी के किनारे है। और कभी आपसे पूछ ले कि यूएसए की पुरानी राजधानी कौन सी थी, तो बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा, तो लिख लीजिएगा फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया इज द ओल्डेस्ट कैपिटल ऑफ यूएस, ठीक है ना। उसका कॉन्स्टिट्यूशन वही बना था फिलाडेल्फिया में ही। और कभी सर्च कीजिएगा फिलाडेल्फिया, आप तो जिसको जॉम्बी सिटी के नाम से कहते हैं, वहां पे सब लोग ड्रग्स लेके ऐसे पड़े रहते हैं पागलों की तरह। और वहां की वो राजधानी थी जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन की रचना की गई, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की। और बाद में जो है नई राजधानी बनी, वो कौन सी बनी, तो बनी वॉशिंगटन DC। अब प्रश्न ये भी होता है कि वॉशिंगटन DC में डी और सी क्या है। तो मालूम है कि उनके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे जॉर्ज वॉशिंगटन, उन्होंने वो शहर बनाने की बात कही और कुछ राज्यों के भूमि को काट के वो शहर बनाया गया। तो फिर ये डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया कहां से आ गया, तो ये लगे कि बाकी सबसे अलग है, ये कोई स्टेट नहीं, कोई शहर नहीं है, तो इसमें एक नया शब्द डाल दिया गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और ये कोलंबिया कहां से डाला गया, तो ये शब्द डाला गया कोलंबस ने, जिसने पहली बार यूरोप का व्यक्ति जिसने जो है यूएस के बारे में पता लगाया था, कोलंबस, उसके नाम पे ये हो गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और जॉर्ज वॉशिंगटन साहब के नाम पे हो गया वॉशिंगटन, ठीक है। तो दोनों मिला के हो गया वॉशिंगटन DC। अब चूंकि मालूम है कि सारे के सारे यूएस लोग कहीं ना कहीं यूरोप से आए हुए हैं, तो उनसे प्रभावित होंगे। लेकिन एक चीज आपको और भी मालूम होना चाहिए कि ये जो यूएस के जितने भी लोग हैं और इन्होंने जितने भी काम किए हैं, वो सारे के सारे यूरोप से प्रभावित होकर ही काम किए। तो चलिए, ये आ गया पोटोमैक। अगला आता है नील नदी। तो नील कहां पे है, तो मालूम है सूडान से होके गुजरती है। जब हम देखते हैं खार्तूम, खार्तूम इज द कैपिटल ऑफ सूडान, जहां पे व्हाइट नील और ब्लू नील इलाके मिलती है, और फिर यहां से नदी नील के नाम से ऊपर की ओर बढ़ती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूडान। टिग्रिस, तो टिग्रिस और यूफ्रेटस इराक की नदियां हैं, ओके। एंड द लास्ट वन इज थेम्स, थेम्स जो है जिसको टेम्स भी कहते हैं इंग्लैंड में। तो सही आंसर हो जाएगा A का 2, B का 4, C का 3 और D का 1। सही आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को 2 बार काटती है। अब ट्रॉपिक ऑफ
अब कैप्रिकॉर्न को काटने वाली अफ्रीका की कौन सी नदी है, तो उस नदी को हम लोग थोड़ा सा फिजिकल में देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी नदी है जो अफ्रीका को दो पार्ट में काटती है। तो यहां पे देखेंगे तो आपको एक नदी दिखाई देगी, ये नदी, इसका नाम है लिम्पोपो। नदी का नाम है लिम्पोपो नदी। कौन सी नदी? लिम्पोपो नदी। और ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो इसको दो बार काटती है। पूछ दे इक्वेटर को काटने वाली कौन सी है, तो ये है आपको कांगो जायरे। कांगो जायरे इक्वेटर को दो बार काटती है। और जो लिम्पोपो है ये आपको मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न काटती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक, को काटने वाली नदी है लिम्पोपो। तो सही आंसर इसका हो जाएगा कौन सी? लिम्पोपो। जबकि कांगो किसको काटती है? इक्वेटर को। ठीक है, दिस इज कट द इक्वेटर, ओके, 2 टाइम्स। नेक्स्ट अगला क्या है कि ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर अगर दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मुझे मालूम है कि आप बहुत सारे लोग जो है क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद इसको देखते होंगे। तो उसमें सबसे ज्यादा जो अगर कुछ कोई चीज निकलती है तो वो होता है जल वाष्प, वाटर वेपर सबसे ज्यादा निकलते हैं उससे, ठीक है, इसीलिए आपको धुआं धुआं दिखाई देता है। 13 का सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ये सारे के सारे पर्वत शिखर हैं, माउंटेन पीक है, और दिस इज द कॉन्टिनेंट। तो किलिमंजारो कहां पे है? अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी, सही है। माउंट मैकेले, जिसका नया नाम सन 2015 में हो गया क्या? माउंट दिनाली। वहां के अलास्का के एक साहब थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने कहा कि साहब इसका पहले नाम माउंट दिनाली ही था। और उस समय जो है बराक ओबामा साहब वहां के राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने कहा ठीक है हम इसका रीनेम कर देते हैं, उन्होंने रीनेम कर दिया फिर से माउंट दिनाली। तो हो सकता है कभी आपको यहाँ पे माउंट दिनाली भी दिख जाए, तो जानिए वो भी सही है, ठीक है। 2005 में नाम हुआ था। एल्ब्रुस एशिया की सबसे ऊंची चोटी नहीं, एशिया की तो है माउंट एवरेस्ट, तो एल्ब्रुस कहाँ की है? तो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है ये, तो ये। और अकांकागुआ ये साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। तो विच वन इज नॉट करेक्टली मैच, नॉट पूछा, तो सही आंसर हो जाएगा आपका एल्ब्रुस। एल्ब्रुस इज द टॉप पीक या हाईएस्ट पीक इन यूरोप, सिचुएटेड इन कॉकेसस माउंटेन रेंज, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है? जब हम स्कैंडिनेवियन कंट्री की बात करते हैं तो हम बात करते हैं नॉर्थ यूरोप की। और नॉर्थ यूरोप में आप देखेंगे नॉर्वे है, स्वीडन है, डेनमार्क है, उधर आइसलैंड चला गया है, इधर जो है फिनलैंड, ये सारे के सारे जिनको हम नॉर्डिक कंट्री कहते हैं, उसमें एक वर्ड आ जाता है स्कैंडिनेवियन। तो स्कैंडिनेवियन एक पहाड़ी या पठारी एरिया है, वो कौन कौन से देशों में फैला हुआ है उसी के नाम पे उसका नाम रखा गया है। तो इसमें डेनमार्क आता है स्कैंडिनेवियन में, आपका नॉर्वे आता है स्कैंडिनेवियन में, स्वीडन आता है स्कैंडिनेवियन में, फिनलैंड नहीं आता है। जब फिनलैंड इसके साथ जुड़ता है ये अलग एक पार्ट हो जाता है फिनलैंड, जिसको कहते हैं कंट्री ऑफ मिडनाइट, मध्य रात्रि का देश, ठीक, सॉरी, इसको कहते हैं कंट्री ऑफ 1000 लेक्स, हजारों जो है झीलों का देश। नॉर्वे कंट्री ऑफ जो है मिडनाइट, मध्य रात्रि का देश। तो ये जो फिनलैंड है जब ये जुड़ता है तो उसको कहते हैं फेनु स्कैंडिनेवियन। तो दिस इज नॉट द राइट आंसर। द क्वेश्चन नंबर 15 सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट कौन सा है? तो अगर हम लोग ये देखें, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये इसका सेंटर है, उसके निकट कौन 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 हो सकता है? तो आप देखिए, बताइए क्या हो सकता है? तो क्या मकर रेखा हो सकता है? नहीं। क्या कर्क रेखा हो सकता है? नहीं। क्या भूमध्य रेखा हो सकती है? नहीं। उत्तरी ध्रुव हो सकता है? बिल्कुल, उत्तरी ध्रुव नजदीक है इसके। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरी ध्रुव। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मुंबई से कहां जाने के लिए स्वेज नहर से होकर नहीं गुजरना होगा? तो सभी बात है कि जब देखते हैं कि मुंबई से हम कहां जाएंगे तो स्वेज नहर नहीं होकर नहीं गुजरेंगे। इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं मैप में और समझने की कोशिश करते हैं, हो सकता है आपको मैं समझा ले जाऊं। तो देखिए इसमें एक नाम दिया है गया है क्या? स्वेज। स्वेज यहाँ पे है, स्वेज नदी के पास, यहाँ पे है पोर्ट सईद, और यहाँ पे एक शहर है जिसका नाम अलेक्जेंड्रिया, और यहाँ पे है आपका जोहान्सबर्ग, यहाँ पे आपका जोहान्सबर्ग, और मुंबई है यहाँ पे। तो मुंबई अगर से हम जोहान्सबर्ग जाएंगे तो स्वेज नहर होके नहीं जाएंगे, बाकी इन तीनों में जाएंगे तो स्वेज नहर होके हमको जाना पड़ेगा। तो सही आंसर होना चाहिए क्या? जोहान्सबर्ग। तो देखते हैं कि सही आंसर क्या है इसमें। तो अलेक्जेंड्रिया नहीं, स्वेज नहीं, पोर्ट सईद नहीं, सही आंसर क्या हो जाएगा? जोहान्सबर्ग। नेक्स्ट अगला क्या है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? लोकल विंड्स दिए गए हैं और देश दिए गए हैं। चिनूक, चिनूक यूएसए में चलती है बहुत, बिल्कुल, और ये आपको मालूम है कि इसको आइस हीटर कहते हैं। ये जो है एक वार्म या हॉट, हॉट कह लें
ये लोकल विंड है चिनूक। सिरोको इटली में चलती है, बिल्कुल सिरोको जो है अफ्रीका से इटली की ओर जाती है, सिरोको है ब्लिजर्ड और नॉरवेस्टर, ये दिया गया है। तो सिरोको बिल्कुल, अगर हम बात करें तो यहां देखेंगे आप लोग कि यहां से ये इस वाले सहारा डेजर्ट वाले एरिया से यहां 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 इन सब जगह जो है ये हवाएं बह के जाती हैं, तो यहां पे तो इसको सिरोको कहते हैं, लेकिन जब इटली में जाती है तो इसको सिरोको या ब्लड रेड भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर देखते हैं हम लोग जरा एक बार। तो सिरोको इटली में चलती है बिल्कुल। ब्लिजर्ड चिली में नहीं, ब्लिजर्ड चिली में नहीं है, ये कनाडा में है। कनाडा में चलने वाली ठंडी हवा को जो हम ब्लिजर्ड कहते हैं। और नॉर्वेस्टर, नॉर्वेस्टर बिल्कुल इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में चलने वाली जो ये पवन है नॉर्वेस्टर, तो ये सही है। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा सी। सी इज नॉट करेक्टली मैच्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडमान और निकोबार द्वीपों में सबसे अधिक ऊंची चोटी कौन है। क्योंकि अभी हाईलाइट हुआ है आपका लक्षद्वीप, तो अंडमान निकोबार भी हाईलाइटेड रहेगा क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा आइलैंड है। तो इसका जो नॉर्थ अंडमान है, नॉर्थ अंडमान एरिया में जो सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक, यही पूरे के पूरे जो है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कि पटना का मानक समय भारत के मानक समय से आगे है, पीछे है, समान है। अब यहां पे मैं बात कर रहा हूं क्या स्टैंडर्ड टाइम की। अगर हम यही लोकल टाइम की बात कर लें तो लोकल टाइम अलग आंसर होगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं क्या लोकल टाइम में हमारा समय उनके समय से आगे होगा। लेकिन जब स्टैंडर्ड टाइम की बात करेंगे तो पूरे भारत में कहीं भी चले जाएं वो सेम होगा, तो ये हो जाएगा सेम। स्टैंडर्ड टाइम भारत का और पटना चाहे किसी शहर किसी कॉलोनी मोहल्ला का जो भारत में वो सेम रहेगा, हमारी घड़ी में सेम टाइम बजेगा। लेकिन समय के हिसाब से देखेंगे, सूरज की रोशनी के हिसाब से देखेंगे तो जो भी पूरब के क्षेत्र हैं उनका समय पश्चिम के क्षेत्रों से हमेशा आगे होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। तो दैट इज ऑल अबाउट 20 क्वेश्चंस, ठीक है, जो मेरे साइड से थे। बाकी सारे के सारे आपके क्वेश्चंस बाकी सारे टीचर्स डिस्कस कराएंगे। और इस बार से हम लोगों ने कोशिश किया कि सारे को अलग अलग हम लोग जो है इसको वीडियोस बना दें कि जो आपको देखना हो आप देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ ये सारा का सारा क्वेश्चन हमारे टेलीग्राम चैनल डेस्टिनेशन आईएएस के जो है टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया जाता है, तो वहां भी आप देख सकते हैं। और ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट भी है, हमारा फेसबुक भी है, वहां भी आप सारी चीज़ों को जाके देख सकते हैं। और बाकी अगर आप ऑफलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट आके टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारे बोरिंग ग्रुप सेंटर पे आप आके सीमेज कॉलेज के पास है, वहां के आप फ्री ऑफ कॉस्ट ये टेस्ट दे सकते हैं हर सैटरडे को सुबह 10 से 12। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे, तब तक आप लोग इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।